हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल स्कारपेड एजू। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए मैं लाया हूँ, ये मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको कुछ मेडिवल हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर कराऊंगा, जिसमें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से चेंजेस हमारी हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में हमको देखने को मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चलते हैं वीडियो में आगे की ओर। मध्यकालीन भारत, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो हिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है और उसका एक पार्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हैं मध्यकालीन भारत पर विदेशी आक्रमण। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत, किस तरीके से दिल्ली सल्तनत बनती है और किस तरीके से सुल्तान बनते हैं, आते हैं, और कौन कौन सुल्तान बनता है और किस तरीके से वो अपना शासन चलाते हैं। तीसरा टॉपिक जो है मुग़ल काल, किस तरीके से मुग़ल काल आता है, मुग़ल सल्तनत कैसे टेक ओवर करती हैं, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे थर्ड टॉपिक में। और फोर्थ टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य को पढ़ेंगे, मराठा साम्राज्य को समझेंगे और वहाँ शासकों का शासन, वो सब चीज़ें हम जो है पढ़ेंगे। और हमारा लास्ट टॉपिक इसमें रहेगा सिख संप्रदाय। और इतना ही आपको मध्यकालीन भारत में पढ़ना है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं सीधे मध्यकालीन भारत पर विदेशी आक्रमण और देखते हैं कि किस किस ने भारत पर आक्रमण किया था। तो मध्यकालीन भारत की जब हम बात करते हैं, उसकी शुरुआत होती है लगभग 712 के आसपास। हमें पहला विदेशी आक्रमण देखने को मिलता है। एक प्राचीन ग्रंथ है, फारसी भाषा में लिखा गया है, उसका नाम है चचनामा। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चचनामा एक प्राचीन फारसी ग्रंथ है जिसमें अरबों की सिंध विजय का उल्लेख है। भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ। तो इसका तात्पर्य ये है कि पहला आक्रमण जो होता है वो अरब की तरफ से होता है, अरबों का होता है। तो मोहम्मद बिन कासिम एक अरब आक्रमणकारी हैं। 712 ईस्वी में आक्रमण को करने में सफल यह रहता है। और उस समय जो शासन था सिंध पर आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम, और उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। दोस्तों एक एक लाइन को बहुत ही ध्यान से आप देखें, पढ़ें और समझें, क्योंकि एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब आता है महमूद गजनवी। पहला मोहम्मद बिन कासिम है, दूसरा जो आता है वो है महमूद गजनवी। गजनवी जो है ये गजनी वंश का एक शासक है, और गजनी वंश को ही यामिनी वंश भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछता है यामिनी वंश, तो कंफ्यूज नहीं होना है। गजनी वंश और यामिनी वंश एक ही वंश है। तो गजनी जो है ये गजनवी 1000 से 1026 के बीच में 17 बार भारत पर आक्रमण करता है। 17 बार आक्रमण करता है, लेकिन उसका जो लक्ष्य है यहाँ पर 17 बार आक्रमण करने का, वो स्थायी शासन व्यवस्था भारत को देना नहीं है। उसका जो मुख्य लक्ष्य था वो लूटपाट था, क्योंकि उस समय में भारत काफ़ी समृद्ध माना जाता था। इसीलिए अक्सर विदेशी आक्रमण भारत पर उस समय होते रहते थे, जिनमें कि हम कुछ मुख्य पढ़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा बार आक्रमण कौन करता है, वो है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के शासनकाल में बहुत सारे विद्वान थे। हर शासक के काल में बहुत सारे विद्वान रहते हैं, इतिहास के विद्वान रहते हैं, संगीत के विद्वान रहते हैं, और विभिन्न कलाओं के विद्वान सभी शासकों के साथ रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे कि दरबारी इतिहासकार। तो महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था, जो उतबी उसका नाम था, उतबी,
इसको भी आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि दरबारी इतिहासकार कौन था। तो दरबारी इतिहासकार था उतबी, और एक और इम्पोर्टेंट विद्वान था, वो था अलबरूनी। अलबरूनी जो था वो दर्शन, ज्योतिष, भूगोल, गणित, खगोलविद, संस्कृत और भी बहुत सारी चीज़ों का विद्वान था। तो अलबरूनी को भी आप ध्यान रखेंगे। अब गजनवी की जब बात हुई है तो गजनवी का नाम सबसे पहले आपने जो सुन रखा होगा टीवी में, डिबेट्स में अक्सर, तो गजनवी ही वो शासक था जिसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर को लूटा था। एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं कि गजनवी वो शासक था जिसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और मंदिर को लूटा। गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था वो भीमदेव प्रथम के समय किया था, भीमदेव प्रथम। दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। गजनवी ने संस्कृत मुद्रा लेख अंकित चांदी के सिक्के जारी किए। एग्जाम्स में सवाल बनता है कि संस्कृत मुद्रा लेख के साथ किसने सिक्के जारी किए, तो गजनवी वो शासक था जिसने संस्कृत मुद्रा लेख अंकित चांदी के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। 11वीं सदी में प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी भारत आया। आपने ये जो टाइम देखा अभी 1000 से 1026, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। गजनवी ने 1000 से 1026 फर्स्ट लाइन में ही आप देख सकते हैं। तो ये 11वीं सदी थी जब गजनवी भारत आता है, तो अपने साथ अलबरूनी को भी लाता है। तो अलबरूनी 11वीं सदी में भारत आया गजनवी के साथ। नेक्स्ट पॉइंट, किताब उल हिंद अलबरूनी द्वारा रचित एक पुस्तक है। अलबरूनी इतिहासकार था तो उसे लिखना भी पसंद था, वो लेखक अच्छा था, और उसने एक जो है पुस्तक लिखी किताब उल हिंद, जिसमें वह भारत का वर्णन करता है, भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक ये सब चीज़ें वो उनमें लिखता है, जिससे हमें भारत की झलक उसकी पुस्तक में दिखाई देती है, उस समय के भारत की, तत्कालीन भारत की। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम पुराणों का अध्ययन करने वाला मुसलमान अलबरूनी था। तो दोस्तों आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम पुराणों का अध्ययन करने वाला मुसलमान कौन था। तो ऐसा मुसलमान जिसने पुराणों का अध्ययन किया था अलबरूनी था। आगे चलते हैं दोस्तों। ये मैं जितना भी आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर इजीली कर पाएंगे, क्योंकि ये एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जो भी आपके पास बुक्स हों उनसे आप इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लेंगे, जिससे आप एग्ज़ाम्स में अच्छे से भी अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो मोहम्मद गौरी की बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा रिकैप जो है करते हैं। पहला था मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा महमूद गजनवी, और तीसरा आता है मोहम्मद गौरी। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण होता है मुल्तान पर, और समय इसका रहता है लगभग 1175 के आसपास मुल्तान पर आक्रमण होता है। लेकिन इसका 1178 में ही, यानी कि 3 साल बाद ही, गुजरात पर आक्रमण कर देता है, और यहीं पर मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार होती है। लेकिन दोबारा फिर आता है 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करता है, और इस युद्ध का नाम तराइन का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध का दूसरा नाम तराइन का प्रथम युद्ध है। इसमें भी पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी की हार होती है। लेकिन वह निराश नहीं होता है और 1192 में दोबारा लौट कर आता है, और इस बार इस युद्ध का नाम कहलाता है तराइन का द्वितीय युद्ध, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है या विजय को प्राप्त करता है। और ये 1192 का ये जो टाइम है अत्यधिक महत्वपूर्ण बन जाता है भारतीय इतिहास में, क्योंकि यह वह जीत थी जिसने भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना का रास्ता साफ कर दिया था। दोस्तों इसमें थोड़ा सा मिस स्पेल्ड हो गया है, मुस्लिम शक्ति की स्थापना, तो आप इसको ध्यान रखिएगा।
1192 का जो युद्ध है मोहम्मद गोरी जीत जाता है, लेकिन इसमें उसका एक दास कुतुबुद्दीन ऐबक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उससे प्रसन्न होकर मोहम्मद गोरी भारत में विजित भागों का प्रशासन कुतुबुद्दीन को दे देता है और कुतुबुद्दीन ऐबक भारत के विजित भागों का प्रशासन को संभालता है और भारत में तुर्क शक्ति को बढ़ावा देता है। और गोरी का एक और दास था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। बिहार और उत्तरी बंगाल पर आक्रमण करता है और उस एरिया को अपने कब्जे में कर लेता है। और ये जो जीत थी बिहार और बंगाल की, ये ना तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा सोचा था और ना ही मोहम्मद गोरी ने बिहार और उत्तरी बंगाल की जीत के विषय में कभी भी सोचा था। लेकिन उसका एक दास इसको जो है जीत लेता है इन क्षेत्र को, तो उसका नाम है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। 1194 में चलते हैं, 2 साल बाद ही चंदावर का युद्ध होता है और कन्नौज के गहड़वाल राजा जयचंद इस युद्ध में पराजित होते हैं और गोरी की एक और जीत यहाँ पर होती है। मोहम्मद गोरी वह शासक है जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा अंकित है और साथ ही साथ उसके सिक्के के दूसरी ओर कलमा भी अंकित है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देवी लक्ष्मी की प्रतिमा किस शासक के सिक्कों पर अंकित है, तो उसका आंसर आप देंगे कि मोहम्मद गोरी वह शासक हैं जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा अंकित है। थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपने चीज़ें पहले से पढ़ रखी हैं तो कहीं ना कहीं आपका रिवीजन यहाँ पर हो गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।